क्लास 12 डिटरमिनेंट्स में चैप्टर 4 में हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं आज। उससे करने से पहले हमें चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज को करने के बाद ही हम एक्सरसाइज 4.2 कर पाते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 में देखिए कहता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि जैसे ए कोई हमारे पास डिटरमिनेंट है जिसको हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू है मान लो 5 6 एंड 2 3। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने 2/2 की डिटरमिनेंट ली है। तो चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं। 15 माइनस 12 इसकी वैल्यू दैट इज 3 आ रही है। अब मैं इसका चेंज करके देखता हूँ। जैसे इस प्रॉपर्टी में कहा भी रो को यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। रो को कॉलम में बदल देता हूँ। फर्स्ट रो को मैंने इसमें चेंज कर दिया और सेकंड रो को 2 3 कर दिया। तो रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो कर दिया। चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू में क्या इफेक्ट आता है। 15 माइनस 12 वही की वही आई वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करने पर। ये हमने चेक कर लिया 2/2 के डिटरमिनेंट से। यही चीज हम 3/3 के से भी चेक कर सकते हैं। तो जस्ट क्योंकि इजी होता है 2/2 का सॉल्व करना, प्रूव करना, तो हमने इसे चेक कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर देखते हैं। प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि भाई इफ एनी टू रोज या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। यहाँ पर एक रो को दूसरी रो से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से हम चेंज करें तो वैल्यू पर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको भी हम देखते हैं। वही डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं 5 6 जो हमने पिछली बार लिया था। तो देखते हैं इसकी वैल्यू। तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी 15 माइनस 12 दैट इज 3। अब ये कहा कि भाई एक रो को दूसरी रो से चेंज कर दो। ठीक है, नया डिटरमिनेंट बन गया। 5 6 को सेकंड कर देता हूँ और उसको फर्स्ट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू। ये बन गई 12 माइनस 15 यानी कि -3। देखिए पहले वैल्यू थी 3, अब हो गई है -3। माइनस से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दें या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले जो किया था पूरे ऑल रो को ऑल कॉलम के साथ चेंज किया था। सेम हम कॉलम के साथ भी हो सकता है कि चेंज कर दें फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से, और ये 3/3 पर भी लागू होंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब ये है कि किसी रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, आइडेंटिकल, दो रो के या कॉलम के जैसे। हम देखते हैं एक 3/3 का कोई हम ले लेते हैं 5 7 2 0 1 5 5 7 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स और सेकंड रो के थर्ड रो के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो इस डिटरमिनेंट की यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 0। देखा, इफ एनी टू रोज, जैसे कि यहाँ पर कोई दो रो या कॉलम, इस तरह से जैसे ये हमारी रो 1 और रो 3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी कि ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, देन
वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसको हम एक्सपेंड भी करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी। चेक भी कर सकते हैं हम, जैसे प्लस माइनस, प्लस से हम करते हैं 5 से, इस तरह से करेंगे तो वैल्यू 2 माइनस 35 माइनस 7 रो कॉलम छोड़कर ऐसे 0 माइनस 25 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5, तो इस तरह से माइनस 33 7 इंटू माइनस 25 फिर माइनस 10 माइनस 165, यहाँ प्लस हो जाएगा 175 माइनस 10, तो बिल्कुल यहाँ से माइनस 175 और प्लस 175, यानी कि वैल्यू आ रही है 0। तो ये प्रूव हो गया कि कोई दो रो फर्स्ट सेकंड भी हो सकती थी, सेकंड थर्ड भी हो सकती हैं, या कोई कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 रहती है। देखते हैं प्रॉपर्टी 4, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय k। कि कोई डिटरमिनेंट है, ए ले लेते हैं हम, वही एक एग्जांपल 2/2 का हम ले रहे हैं, ये कोई है, इसकी वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कि 15 माइनस 12 दैट इज 3 है। ये कह रहा है कि किसी रो को, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए के कोई नंबर, यहाँ पर मैं के की वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, तो मैं फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 24 और इस पर कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, और फिर देखता हूँ कि क्या वैल्यू आती है। 60 माइनस 48, तो वैल्यू हमारी बन गई यहाँ पर 12, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू थी वो भी किससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाय 4, जो हमारा के था, के से मल्टीप्लाई हो गई है, 12 हो गई है। तो यही कहा इसमें कि किसी रो को या किसी कॉलम को, किसी एक को, सभी को नहीं, किसी एक रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। तो इसको इस तरह से हम सेकंड रो को भी कर सकते थे, दो को भी साथ में कर सकते थे, उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 5, इफ सम or all elements of a row or column of a determinant is expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। मतलब इसका कि कोई डिटरमिनेंट है, उसकी सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज, कि जैसे कोई कॉलम में एलिमेंट है x प्लस ए, y प्लस बी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं p एंड q। यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है उसमें दो टर्म्स का सम लिखा हुआ है, सभी एलिमेंट ऐसे हैं, तो इस डिटरमिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट में, जिसमें जैसे यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा ये x y और यहाँ पर आएगा a b, और ये p q ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यूज का सम इसके इक्वल आएगा। तो यही कहा था कि भाई कोई कॉलम, जैसे मैंने इसमें कॉलम का एग्जांपल लिया है, या रो ऐसे एक्सप्रेस कर रखी हो सम ऑफ टू टर्म्स या ज्यादा, यहाँ तो 2 टर्म्स के सम किया हुआ है, 3 टर्म्स का भी हो सकता था, तो उसको 2 या 3 डिटरमिनेंट में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी 5 थी। देखते हैं प्रॉपर्टी 6 को,
if each element of any two row or column of a determinant, the equimultiples of the corresponding elements of other row या column are added, then the value of determinant remains the same. यानी कि the value of determinant remains same if we apply operation like this. इसके कहने का मतलब ये है कि किसी रो में जैसे यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया कि आर आई इज आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, मतलब जेथ रो को के नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो आयत में ऐड कर दें या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। सेम कॉलम में भी हो सकता है, जैसे यहाँ सी आई के टाइम्स ऑफ सी जे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू लिखता हूं कि R1 प्लस 3R2। इसका मतलब है कि सेकंड रो को किसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके हर एक एलिमेंट सेकंड रो को हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दें तो जो रो 1 चेंज होगी और उसके बाद डेटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। उसी डेटरमिनेंट का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं 5 6 2 3, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी आ रही थी 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही ऑपरेशन लगा रहा हूँ इस पर। क्या कर रहा हूँ कि भाई देखिए फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हैं, सेकंड रो पे कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना, जैसे इसमें 6 हो गया 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसको फर्स्ट रो के एलिमेंट में ऐड करेंगे। इसी तरह इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 प्लस में 6, तो इस तरह से नया डेटरमिनेंट बन गया 11 15 2 एंड 3। अब देखते हैं इसकी वैल्यू 33 माइनस 30, सेम वैल्यू आई 3। तो क्या किया हमने, फर्स्ट रो को चेंज कर दिया, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड किया, वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट रिमेन्स सेम। तो इसी तरह से इसकी स्पेशल ये कर सकते हैं कि हाँ 3 की जगह 1 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फिर तो कि यदि हम R1 प्लस R2 कर दें तो भी वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा, और यहाँ 3 की जगह -1 भी ले सकते हैं, यानी ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो यानी कि किसी रो को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कॉलम को कॉलम में से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट सेम रहती है। 3 को भी कर सकते हैं हम, 3/3 के जब होंगे तो उसमें ऐसी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, कॉलम में लगाएंगे इस तरह की, जैसे C2 को बना देंगे C2 प्लस C1 प्लस C3, इस तरह से भी कर लेंगे। डेटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो अब प्रॉपर्टीज का यूज करके करते हैं एक्सरसाइज 4.2। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट वी हैव टू प्रूव दिस, मतलब हमें डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करना है कि इस डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो अब देखिए 0, किसी भी डेटरमिनेंट को 0 प्रूव करने के हमारे पास क्या क्या मेथड है। नंबर 1, हम प्रूव कर दें किसी भी डेटरमिनेंट की सभी, यहाँ पर जैसे कोई 3/3 का है, कि किसी रो के सभी एलिमेंट्स को 0 दिखा दें, तब हो सकता है वैल्यू 0, या 2 रो या कॉलम को आइडेंटिकल दिखा दें तो भी वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो किसी भी क्वेश्चन के कई कई मेथड हो सकते हैं, कोई भी मेथड जो उस टाइम में माइंड में आता है उसी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेरे पास ये मेथड हो सकता है कि मैं ऑपरेशन लगा दूं इसमें
क्या ऑपरेशन लगा दूं कि मैं मुझे ध्यान में आया कि कॉलम 3 में से मैं कर सकता हूँ C3 माइनस C2 कर दूं, C3 माइनस C2 कर दूं। X Y Z A B C HD 3 में से 2 को माइनस कर रहा हूं तो x प्लस ए में से a जाएगा, यहाँ x बच गया। y प्लस b में से b जाएगा, यहाँ y बच गया। z प्लस c में से चलेगा z। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है वो आइडेंटिकल बन गए। तो इसका मतलब ये हमारा कॉलम 3 था, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 1, तो इसकी वैल्यू बन गई 0। दूसरा ये भी आ सकता है कि भाई C3 में से C2 नहीं C1 कर लें, ये भी हो सकता था। और आप कर सकते थे C3 माइनस C2 भी, C3 माइनस C2 किया C1 भी कर सकते थे। तो क्या हो जाता X Y Z A B C। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो x प्लस ए में से x जाएगा, a बच जाएगा। y प्लस b में से y चला जाएगा, b बच जाएगा। z प्लस c में से z जाकर c। तो अब देख रहे हैं ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इससे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। या किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई देखिए हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि जब दो किसी कॉलम या रो में दो में ऐसे लिखे हों तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 डेटरमिनेंट में। तो यानी कि इसको हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, हम इस तरह से 2 डेटरमिनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, इस एक में आ जाता x y z, एक में आ जाता a b c, और यहाँ पर x y z a b c, x y z a b c, 2 डेटरमिनेंट में इसको ब्रेक कर लिया। अब जो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है, वैल्यू 0 रहेगी। इसमें सेकंड और थर्ड वैल्यू 0 रहेगी। सो ओवरऑल जो वैल्यू है 0 आ गई। तो हमने देखा कि किसी क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें उसको राइट हैंड साइड देखकर कि भाई 0 दिखाना है, वो उसमें अप्लाई उस टाइम पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें इसको 0 के इक्वल दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है कि भाई यदि मैं कौन सा ऑपरेशन इसमें लगाऊं, यदि मैं इसमें रो वाइज ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हमने देखा था अभी प्रॉपर्टी में कि ऐसा कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी का स्पेशल केस है। यही ऑपरेशन कॉलम में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी मैं रो वाइज कर रहा हूँ। जैसे ये हमारी है रो 1 और ये है रो 2 और ये रो 3, इसके एलिमेंट्स को ऊपर की ओर ऐसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये ऐसे ऐड हो जाएगा, यानी a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। इसी तरह से ये और ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। और तीसरे एलिमेंट्स में c माइनस a माइनस b प्लस b माइनस c। बाकी रो के सभी एलिमेंट सेम हैं, ये सेकंड और ये a माइनस b माइनस c सेम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई देखिए एलिमेंट्स, यहाँ तो b से b कैंसिल हो गया, c से c हो गया, a से a। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स बन गए 0। इसी तरह से इसके भी सभी एलिमेंट्स आपस में कैंसिल हो गए।
सभी एलिमेंट कैंसिल हो गए, तो बाकी बचे बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ हमने देखा कि भाई एक कंप्लीट रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू रहेगी जीरो। तो यहाँ पर हमने इस चीज का यूज किया कि भाई जीरो करने के क्या है, या तो सभी एलिमेंट्स को जीरो कर दो, या दो रो को या कॉलम को आइडेंटिकल कर दो, तो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज का यूज हो गया। सेम यहाँ पर कॉलम में भी करते तो भी बन जाता, कॉलम ऐसे इस तरह से, जैसे ये C1 C2 C3 के ऐड करते तो भी इस तरह से ऐड करते ए माइनस बी माइनस सी में, तो भी जीरो बन जाने थे। सेम कॉलम पे भी ये अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। 3 में भी जीरो के इक्वल दिखाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि लगभग जो ये सबसे बड़े जो एलिमेंट हैं कॉलम 3 के हैं, 1 और 2 छोटे हैं, तो कॉलम की कोई प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। तो देखा जाए तो ये जो कॉलम 3 के एलिमेंट्स हैं, इससे लगभग 7 टाइम्स है, सॉरी 9 टाइम्स है। तो मैं एक ऑपरेशन लगा के देखता हूँ इसमें से, और सबसे पहले तो मैं ये करके देखता हूँ, कॉलम 3 को 3 माइनस 1 कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, जो अनचेंज्ड है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। 3 में से ये कॉलम 3 है, इसमें से कॉलम 1 को माइनस किया जा रहा है। तो 65 माइनस 2 63 हो गए, 75 माइनस 3 72, और यहाँ पर हो गया 81। अब यहाँ से कॉलम 3 से 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने पर यहाँ पर 9 7 जा, 9 8 जा, 9 9 जा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम ये 2 and 3 becomes identical, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए हैं। तो 9 इंटू 0, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वैल्यू बन गई 0, वैल्यू आ गई 0। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। या ये हो सकता था यहाँ पर कि इसको हम लगा लेते, C3 को बना लेते C3 माइनस 9 टाइम्स C2, ये ऑपरेशन लगा सकते थे। कैसे, 2 3 5 7 8 9, 9 से माइनस करते 63, इसमें से माइनस करना है, तो 63 माइनस 65 2, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 माइनस दिस 3, 9 से 81, इसमें से माइनस किया 5, तो भी ये और ये कॉलम आइडेंटिकल, वैल्यू 0। तो कोई भी वे इसमें से कर सकते हैं यूज। अब क्वेश्चन 4 में, अब क्वेश्चन 4 में भी हमें 0 करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1 1 1 बी सी सी ए बी, तो इस ब्रैकेट को यदि मैं सॉल्व करता हूँ, बी सी प्लस बी ए, ओपन की ब्रैकेट। अब इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें ए बी ए सी है, बी सी नहीं है, बी सी बी ए बी बी सी सी ए नहीं है। तो ये इसका एक रिमेनिंग पार्ट लग रहा है। तो यदि हम एक ऐसा ऑपरेशन लगा लें कि C3 को बना लें C3 प्लस C2, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी उसमें 1 1 1 बी सी सी ए बी, और इसमें प्लस हो रहा है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी।
अब इसमें से ये वाला पार्ट ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक कॉमन आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे ही इसमें से कॉमन लेते हैं हम 1 1 1 1 1 1 बी सी सी ए बी, तो ये कॉलम 1 और कॉलम 3 बन गए हैं आइडेंटिकल। तो इसकी वैल्यू आ गई दिस इंटू 0, यानी ए बी बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज ओवरऑल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो ये 0 के इक्वल प्रूव हो गया।